हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में कवर करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशंस, सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब प्राइमरी पॉल्यूटेंट के कौन से सोर्सेज है, सेकेंडरी के कौन से हैं, एंड एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कवर करेंगे। और डिफरेंस देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बीच का, एंड कंट्रोलिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स किस तरह से कंट्रोलिंग करी जा सकती है वो भी देखेंगे, एंड मेजरमेंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा, वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंट्रोडक्शन देखते हैं। एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एटमॉस्फेयर दैट अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल इकोसिस्टम एंड द क्लाइमेट बैलेंस। दिस सब्सटेंस आर नोन एज द पॉल्यूटेंट। तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, वो पॉल्यूटेंट है, जो चीज़ें हमारे लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए, नेचुरल इकोसिस्टम के लिए एंड क्लाइमेट को डिसबैलेंस करने में कॉज क्रिएट कर रही है एयर पॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट नाम से पता चल रहा है कि क्या है, डायरेक्टली ही एमिट होता है इनटू द एयर, एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली नहीं होगा, वो इनडायरेक्टली होगा थ्रू द केमिकल रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर। मतलब उसको प्राइमरी पॉल्यूटेंट चाहिए रहेगा और उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, तभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्रिएट होता है। अंडरस्टैंडिंग दिस टू टॉपिक एसेंशियली फॉर द एनवायरमेंट, मॉनिटरिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज। तो इनको अच्छे से इन दोनों टाइप्स को समझने के लिए एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड पॉल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी अपनाना बहुत ज़रूरी है। मीनिंग देख लेते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट मतलब दिस आर द पॉल्यूटेंट दैट आर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सोर्स, दे एक्सिस्ट इन द सेम फॉर्म इन विच दे वेर एमिटेड। ठीक है, वो डायरेक्टली ही एमिट होता है, मतलब वो जिस फॉर्म में है, जिस सोर्स से वो निकल रहा है, उसी से वो डायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली मतलब उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो डायरेक्टली ही रिलीज हो रही है। फिर सेकेंडरी में नॉट डायरेक्टली एमिटेड, इंस्टेड दे आर फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर बाय केमिकल रिएक्शन बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और बिटवीन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड द नेचुरल एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स लाइक द सनलाइट, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें। ठीक है, जब हमने एयर पॉल्यूशन को कवर करा था, ठीक है, तो वहाँ पे हमने पॉल्यूटेंट्स कैसे वर्क करता है वो हमने ऑलरेडी देखा था। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे आई बटन पे जाके या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके एनवायरमेंटल साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो वहाँ पे हमने इन डिटेल इसको समझाया हुआ है। फिर डेफिनेशन, जहाँ पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन यही कह रही है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड ने डेफिनेशन दी है। एग्जाम मतलब अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसे छोटे छोटे कीवर्ड्स से आपकी एमसीक्यू बनेंगे, तो वो आपको समझना है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंस दैट आर डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम अ सोर्स एंड रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से ही डायरेक्टली सोर्स से निकल रहा है। ठीक है, इसलिए वो प्राइमरी है, डायरेक्टली ही एमिट हो रहा है एयर में, एटमॉस्फेयर में। फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA ने भी एक डेफिनेशन दी है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की, कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर नॉट डायरेक्टली एमिटेड बट आर फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। लाइक द प्राइमरी पॉल्यूटेंट अगर हम देखें, जैसे कि ये CO कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आएंगे। मतलब डायरेक्ट कुछ फायर हुई, या तो फिर यहाँ से गाड़ी में से जो व्हीकल में से जो धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री में से जो चिमनी में से जो धुआं निकल रहा है, वो सब चीज़ें ये सब चीज़ें प्राइमरी पॉल्यूटेंट में आएगी। और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लाइक सन एंड एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर से कुछ रिएक्शन होकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्रिएट होगी, जिससे एसिड रेन है एंड ओजोन डिप्लेशन जैसी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। तो सोर्सेज क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट के, तो नेचुरल सोर्सेज जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन है, लाइक द एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, एश एंड द पार्टिकुलेट मैटर डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। तो नेचुरल सोर्सेज पर प्राइमरी पॉल्यूटेंट के यही है, वॉल्केनिक एरप्शन, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड मेन है, एश है एंड पार्टिकुलेट मैटर है PM2.5 PM10, ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगी। फिर फॉरेस्ट फायर है, जहाँ पे रिलीज करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड पार्टिकुलेट मैटर्स। फिर डस्ट स्टॉर्म्स भी हैं, जहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग टू रिलीज इन पार्टिकुलेट्स मैटर स्पेशली इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ठीक है, तो डस्ट स्टॉर्म्स है जहाँ पे ऐसी मतलब कोई रन का विस्तार है, ठीक है, तो वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, तो वो पार्टिकुलेट्स मैटर वो डायरेक्टली ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। फिर बायोलॉजिकल डेक की है, जहाँ पे स्वेम्स एंड द वेटलैंड्स रिलीज द मीथेन अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस। तो बायोलॉजिकल लिकेट्स भी होते हैं जहाँ पे वो डायरेक्टली ही मीथेन वहाँ से रिलीज होता है। तो नेचुरल सोर्सेज क्या है वो भी आपने याद रखनी है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के लिए।
फिर ह्यूमन मेड या तो उसको बोलेंगे एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कौन से हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट के लिए। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जहाँ से फैक्ट्री से एंड पावर प्लांट से जो एमिट होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हैवी मेटल सच एज लीड। तो लीड भी हमें याद रखना है, लीड भी एक हार्मफुल सोर्स है वो जो रिलीज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। फिर व्हीकल एमिशन है जो ऑटोमोबाइल्स रिलीज़ करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड द पार्टिकुलर्स मैटर ड्यू टू द फ्यूल कम्बस्टन। ठीक है, जो इंजन चल रहा है उसकी वजह से जो धुआं निकल रहा है, तो व्हीकल एमिशन भी एक रीज़न है प्राइमरी पॉल्यूटेंट का। फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जहाँ में डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज़ ऑफ द कोल, ऑयल एंड गैस एमिट द वेराइटी ऑफ द प्राइमरी पॉल्यूटेंट। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो गई जहाँ पे जनरेट द डस्ट एंड पार्टिकुलेट्स मैटर डायरेक्टली रिलीज इनटू द एयर। ठीक है, ये सब चीज़ें ना हमने एयर पॉल्यूशन में इन डिटेल कराया हुआ है। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे होती है और उसके क्या एग्जांपल्स हैं, इन डिटेल समझाया हुआ है, तो ज़रूर से पहले वो आप वीडियो देख लीजिएगा। फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, लाइक द बर्निंग ऑफ द क्रॉप रेसिड्यूज एमिट द कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर एंड फर्टिलाइजर यूज से एमिट द एमोनिया। ठीक है, तो NH3 ये भी वहाँ से रिलीज़ होती है, तो वो भी आपको याद रखनी है। फिर एग्जांपल्स क्या है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के, तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे इंपॉर्टेंट हमने समझना है कि ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जो प्रोड्यूस फ्रॉम द इनकम्प्लीट कम्बस्टन्स ऑफ द कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स लाइक द पेट्रोल, डीजल और वुड। उनको जलने से जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हमें ना दिख रहा है, ना उसकी स्मेल आ रही है, तो हम डायरेक्टली उसको इनहेल कर लेते, तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कॉमनली एमिटेड बाय द व्हीकल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड हाउस होल्ड कुकिंग स्टव्स। फिर सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, a pugnated gas released when the coal and oil are burned in the power plants and industries. Major contribution of the acid rain and respiratory issue. तो ये आपको याद रखना है कि एसिड रेन के लिए सबसे ज़्यादा कौन जवाबदार है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड रेस्पिरेटरी इश्यू इससे सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड है प्राइमरी पॉल्यूटेंट। आप ऐसे मतलब एक नोट्स बनाइएगा अपनी, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के स्पेशली ऐसे नाम लिखते आइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्योंकि MCQ अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इनमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है आपको पहचानना है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या तो NO2, जहाँ पे एमिटेड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर कम्बस्टन इन द इंजन एंड पावर स्टेशन, प्रीकर्सर टू द स्मोक एंड एसिड रेन। तो ये एसिड रेन एंड स्मोक के लिए जवाबदार है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO या तो NO2। फिर पार्टिकुलेट्स मैटर भी है, PM10 एंड PM2.5 सबसे ज़्यादा खतरनाक। इंक्लूड द डस्ट, सूट, एश एंड अदर सॉलिड और द लिक्विड पार्टिकुलेट सस्पेंड इन द एयर एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड ओपन बर्निंग। आप कोई चीज़ें डायरेक्टली ओपन में जला रहे हो, अपना कचरा है, गीला कचरा या तो सूखा कचरा, या तो कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम चालू है, वहाँ पे सीमेंट उड़ रही है, डस्ट उड़ रही है, वो डायरेक्ट पार्टिकुलेट्स मैटर में आ जाएगी। व्हीकल में से जो धुआं निकल रहा है, ठीक है, डस्ट निकल रही है, वो सब इसमें आ जाएगा। फिर लीड PB, जिसे हम बोलेंगे रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल स्मेल्टिंग प्रोसेसिंग वेस्ट इंसरेशन एंड द प्रीवियसली फ्रॉम द लीडेड पेट्रोल, टॉक्सिक स्पेशली हार्मफुल टू द चिल्ड्रंस नर्वस सिस्टम। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपको बने कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो चिल्ड्रन के नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, तो वो है लीड, जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पहले देखने को मिलता था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, मतलब पेट्रोल में। फिर VOC का फुल फॉर्म याद रखना है, फुल फॉर्म जहाँ पे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जहाँ पे एमिटेड फ्रॉम द पेंट, फ्यूल वेपर एंड क्लीनिंग एजेंट्स एंड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स प्ले अ रोल इन द फॉर्मिंग ग्राउंडेड लेवल ओजोन। तो ग्राउंडेड लेवल ओजोन को बढ़ाने में किसका हाथ है, तो VOC का। तो ये आपको याद रखना है, MCQ यहाँ से भी बन रहा है। देखिए कहाँ से MCQ बन सकते हैं मैं ऑलरेडी आपको बता रही हूँ, तो साथ साथ में आप नोट करते आएंगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो VOCs कहाँ से एमिट होते हैं, पेंट हो गया, पेंट के साथ, फ्यूल वेपर के साथ, क्लीनिंग एजेंट्स के साथ, ठीक है, जो स्प्रेस वगैरह आते हैं क्लीनिंग के लिए, उनमें भी वो इन्वॉल्व रहता है। फिर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन से हैं, तो सोर्सेज क्या है इसके, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आर नॉट द एमिटेड डायरेक्टली from any sources, instead they are the form in the atmosphere through the chemical reaction की वजह से होता है, involving the primary and the natural atmospheric compound like the sunlight हो गया, ऑक्सीजन या तो वाटर वेपर, इनके साथ कुछ उनका केमिकल रिएक्शन होता है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड द नेचुरल जो एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स दिए उनके साथ, और तभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट रिलीज होती है। लाइक कैसे हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, जैसे दिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो कैसे होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOCs रिएक्ट अंडर द सनलाइट टू फॉर्म द ओजोन एंड द पेरोक्साइक्लिकल नाइट्रेट। तो ये भी फुल फॉर्म आपको MCQ के लिए याद रखना है। तो कैसे होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx प्लस VOC, तो क्या रिलीज होगा, ओजोन एंड प्लस पेन।
ठीक है, साथ में नहीं है मतलब ये, लेकिन दोनों रिलीज हो सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की वजह से। फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन ऑक्साइड अंडरगो द ऑक्सीडेशन इन द presence of the atmospheric oxygen and water vapor to the form sulfuric acid and nitric acid which result in the acid rain। तो यहाँ पे भी यही होगा, SO2 प्लस NOx एंड क्या हो रहा है, वाटर वेपर। तो क्या रिलीज करेगा ये, एक सेकंड। तो क्या वेपर टू फॉर्म द सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड विच रिजल्ट इन द एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर के बीच में, जो सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से एसिड रेन हो रहा है। फिर एटमॉस्फेरिक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस द सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर लाइक द अमोनिया नाइट्रेट एंड अमोनिया सल्फेट। तो ये भी रिलीज होती है एटमॉस्फेरिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, कि एमोनिया में नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोसेस करके कुछ नया ही कंपोनेंट रिलीज वो करते हैं। फिर एग्जांपल्स क्या है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के, ओजोन O3 फॉर्म द व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOCs रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो ठीक है, तो ये NOx प्लस VOC प्लस सनलाइट, तो ये रिलीज होगा ओजोन। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक एंड इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन लंग्स। तो ये याद रखनी है। फिर फोटोकेमिकल स्मोक कैसे होगा, ब्रोनिस द हैज दैट फॉर्म विद द सनलाइट एक्ट इन द पॉल्यूटेंट लाइक द NOx, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOCs कंटेन द ओजोन पैन एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस। तो फोटोकेमिकल स्मोक्स भी अभी हमने आगे देखा तो किस तरह से वो रिएक्ट करता है, सनलाइट में आके नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड VOC सनलाइट में आके ओजोन पैन एंड टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। फिर एसिड रेन भी है जहाँ पे मेन फॉर्म द व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर वेपर इन एट द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड डैमेजेस द सॉइल एंड बॉडीज क्रॉप्स एंड बिल्डिंग। तो एसिड रेन की वजह से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली, क्योंकि वो एज अ पानी के फॉर्म में रिलीज हो रही है एसिड रेन, इसलिए कहते हैं उसको डैमेज, डायरेक्टली सॉइल को डैमेज करेगी, वाटर बॉडीज़ को रिलीज डैमेज करेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली ही उस पानी में जा रही है। वो पानी समंदर का पानी है या फिर पीने वाला पानी है, तो वहाँ पे रहने वाले जो भी मछली है या फिर कोई भी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनको डायरेक्टली अफेक्ट करेगी, क्रॉप्स को करेगी, बिल्डिंग्स को करेगी। जैसे कोई नायाब इमारत है लाइक ताजमहल वगैरह हो गया, तो वहाँ के उनकी इमारत को वो हार्मफुल मतलब हार्मफुल है उनके लिए। तो एसिड रेन। फिर प्रॉक्सिक टेक्सटिकल नाइट्रेट पेन, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, जो फॉर्म बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द VOCs कॉज आई इरिटेशन एंड द डैमेजेस क्रॉप्स। तो आई इरिटेशन के लिए पेन जवाबदार है, ये आपको याद रखना है। फिर सेकेंडरी पार्टिकुलर्स मैटर कौन से, फाइन पार्टिकल्स फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड अमोनिया इन द एयर। दिस आर द स्मॉलर एंड मोर हार्मफुल देन द प्राइमरी पॉल्यूटेंट एज दे पेनिट्रेट इनटू द लंग्स। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट से ज़्यादा डेंजरियस है, ये आपको याद रखनी है। फिर डिफरेंस क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बीच में, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आर डायरेक्टली एमिटेड फ्रॉम द सोर्स थ्रू द एटमॉस्फेयर and secondary are the result of the chemical and photochemical reaction of the primary pollutant. फिर primary pollutant can affect the living things directly and indirectly by forming the secondary pollutant. तो वो primary ही secondary के लिए जिम्मेदार है, हम ऐसा मान सकते हैं। फिर secondary pollutant are affect living things directly although they can affect indirectly via some intermediate. फिर दे आर द यूजली अनस्टेबल पॉल्यूटेंट है और ये स्टेबल और द इनहेरेंट है। फिर दिस पॉल्यूटेंट डैमेज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जबकि ये दिस पॉल्यूटेंट डैमेज द इकोलॉजिकल सिस्टम। फिर दिस पॉल्यूटेंट कैन बी कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग एंथ्रोपोजेनिक एमिशन, तो ये थोड़े रिड्यूस कर सकते हैं। और दिस पॉल्यूशन आर कॉम्प्लिकेटेड टू स्टॉप बिकॉज ऑफ द इंटरलिंक केमिकल रिएक्शन। फिर एग्जांपल्स अगर हम देखें प्राइमरी पॉल्यूटेंट के, पार्टिकुलर्स मैटर है, हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, VOCs है एंड द हैवी मेटल्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। फिर एग्जांपल्स अगर सेकेंडरी के देखें तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, प्रॉक्सीनाइट्रिक पेन, एसिड रेन, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कंपोनेंट, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट एंड सेकेंडरी पार्टिकुलर्स मैटर SPM भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो एग्जाम में आपको यहाँ से MCQ बन सकती है, तो आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा।
फिर कंट्रोलिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कैसे करेंगे? कंट्रोल ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट लाइक दी हम प्राइमरी पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं एट द सोर्स, मतलब स्टार्टिंग से ही उनको स्टॉप कर दे। लाइक टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल हम यूज़ करें, लाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन ESPs हम करें इस्तेमाल, जहाँ ये रिमूव करती है पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एमिशन। फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स हम यूज़ करें जो इंस्टॉल इन द व्हीकल्स टू कन्वर्ट CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स इनटू द लेस हार्मफुल सब्सटेंस। फिर स्क्रबर्स का इस्तेमाल करें जो रिमूव करेगी सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट बाय यूजिंग द केमिकल सॉल्यूशन। फिर बैग हाउस फिल्टर्स यूज़ करें जो ट्रैप करेंगे पार्टिकुलर मैटर इन फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। फिर लो एनॉक्सिस बर्नर्स यूज़ करेंगे जो मिनिमाइज करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड इन कम्बस्टन सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम थोड़ा प्राइमरी पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर फ्यूल मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं जहाँ पे यूज़ क्लीनर फ्यूल्स लाइक द CNG, LPG इंस्टेड ऑफ द कोल एंड द डीजल। फिर डीसल्फराइजेशन ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम टू रिड्यूस द सल्फर कंटेंट बिफोर द बर्निंग, तो ये भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिर लेजिस्लेटिव एंड रेगुलेटरी मेजर्स पे हम इस्तेमाल करें जैसे कि एमिशन नॉर्म्स फॉर व्हीकल एंड इंडस्ट्री, जहाँ पे भारत स्टेज 6 अभी आ गया है इंडिया में कि सभी व्हीकल्स भारत स्टेज 6 वाली हमने इस्तेमाल करनी है। बैन ऑन द ओपन बर्निंग एंड गार्बेज ऑन द क्रॉप रेसिड्यू, ये भी हम लगा सकते हैं, उसमें बैन लगा दे, पेनल्टी लगा दे कि अगर आप ओपन में कुछ बर्न कर रहे हो तो आप पे इतना पेनल्टी है। फिर जोनिंग रेगुलेशन जो सेपरेट रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया, जो रेजिडेंशियल एरिया से आपकी इंडस्ट्री बहुत दूर होनी चाहिए ताकि आम जनता को ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ग्रीन एनर्जी, जहाँ पे एंकरेज करेंगे मास ट्रांसिट, साइकिलिंग एंड वॉकिंग एंड प्रमोट करेंगे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का एंड रीन्यूएबल सोर्सेस हम इस्तेमाल करें अपने मतलब रीन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करें लाइक द विंड एंड सोलर से चलने वाले चीज़ों का इस्तेमाल करें, उनको प्रमोट करें ग्रीन एनर्जी को, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, उन सभी चीज़ों को प्रमोट करेंगे। फिर कंट्रोल ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कैसे करेंगे? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं है हमारे, तो हम उसको थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि प्राइमरी पॉल्यूटेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करेंगे तो सेकेंडरी में हम कंट्रोल ला सकते हैं। लाइक द रिड्यूस करेंगे एनॉक्सिस एंड VOCs एमिशन, स्ट्रिक्ट व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड हम लगा दें, एंकरेज करें जीरो VOCs पेंट्स एंड इको फ्रेंडली सॉल्वेंट्स एंड द लो एमिशन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। फिर कंट्रोल करेंगे एसिड रेन को, लाइक द रिड्यूस the sulfur dioxide and NOx emission using the scrubbers, फ्यूडराइजेशन, बेड कम्बस्टन एंड क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे। फिर एंकरेज करेंगे लिमिट ऑफ द सॉइल एंड लेक्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी कॉज बाय द एसिड रेन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम एंकरेज लाइमिंग करेंगे सॉइल एंड लेक थ्रू न्यूट्रलाइजिंग एसिडिटी कॉज बाय द एसिड रेन। तो हम डायरेक्ट वहाँ एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी ज़मीन एंड पानी को इस न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे कि वो मतलब उनमें डायरेक्ट अगर एसिड रेन हो रहा है तो वहाँ से ही हम उस पर डायरेक्टली इफेक्ट ना हो उसका। फिर मैनेज द फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे करेंगे? रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेस्टेंस इन द अर्बन एरियाज, प्रमोट द कार्बोपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ऑफ पिक ट्रैवल। फिर पब्लिक अवेयरनेस एंड मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कंडक्ट द कैंपेन टू एडुकेट अबाउट नॉट यूजिंग द एरोसल और द बर्निंग वेस्ट एंड द एस्टैब्लिश द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इन द सिटीज़। फिर मेजरमेंट ऑफ द एयर पॉल्यूटेंट कैसे हो सकता है? तो कॉमन मेजरमेंट टेक्निक कौन सी है? तो फर्स्ट एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हम बनाए जहाँ पे सेटअप इन सिटीज़ बाय द गवर्नमेंट बॉडीज़ लाइक द CB इन इंडिया, EPA इन USA। मेज़र करती है वो ये इन सभी पॉल्यूटेंट को कि वो कितना एयर में उनका क्वालिटी कितनी ज़्यादा और कम है। फिर कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम CEMS करेंगे जहाँ पे इंस्टॉल इन इंडस्ट्री टू कंटिन्यूसली मॉनिटर एमिशन फ्रॉम द चिमनीज एंड स्टैक्स। तो ये कंटिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम बार बार उनकी देख रेख रख रही है कि इंडस्ट्री कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है या नहीं, मतलब जो नॉर्म्स बनाए गए उसके अकॉर्डिंग वो अपना रिलीज़ कर रही है या नहीं। ठीक है, मॉनिटर एमिशन फ्रॉम द चिमनीज एंड द स्टॉक। फिर रिमोट द सेंसिंग एंड सैटेलाइट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट्स लाइक द नासा के मोदीज एंड द इसरो की इनसेट मेजर द पॉल्यूटेंट कंसंट्रेशन ग्लोबली। तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर पर्सनल एयर क्वालिटी मॉनिटर, जहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस अभी आ गए हैं जो यूज़ हम करते हैं कि मॉनिटर करेंगे इंडिविजुअल एक्सपोजर टू द पॉल्यूटेंट्स लाइक PM 2.5 CO एंड VOCs की वो इन्फॉर्मेशन देती है कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे एयर क्वालिटी कैसी है।
फिर कॉमन एयर क्वालिटी इंडाइसिस हम यूज़ करेंगे. AQI इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट द ओवरऑल एयर क्वालिटी बेस्ड ऑन द मेजर पॉल्यूटेंट. कैटेगरीज यहाँ पे इंक्लूड होगी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर. इन इंडिया पॉल्यूटेंट्स मेजर फॉर द AOQ. इंडिया में कौन से पॉल्यूटेंट मेजर होते हैं? PM10, 2.5, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NH3 एंड PV. तो ये आपको याद रखना है इंडिया में कौन से होते हैं. लाइक हम कंक्लूजन समझे कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं हम उसके सोर्सेज से, लाइक टेक्नोलॉजी, क्लीनर एंड फ्यूल्स का रेगुलेशंस हम लगाए और पेनल्टी वगैरह लगाए तो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन सेकेंडरी पॉल्यूटेंट थोड़े डिफिकल्ट है कंट्रोल करना. रिड्यूसिंग द प्रेक्यूर्सर्स गैसेस लाइक दी, अगर हम वो गैसेस को मतलब जो प्राइमरी के मेन गैसेस है उसको हम रिड्यूस करें या तो कम करने, तो सेकेंडरी को हम काबू ला सकते हैं. इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन आर द की टू लॉन्ग टर्म पॉल्यूशन कंट्रोल. तो मेन वही है, लोगों का अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कुछ ना कुछ उसमें हम कर सकते हैं. तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.